आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अगर आप सही नेटवर्क में हो तो पूछे, मुझे तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। मुझे भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। आकांक्षा जी अभी जुड़ रही होंगी नेटवर्क में। हाँ, नहीं अभी आवाज भी आ आप रही। आवाज साफ नहीं आ रही। अन्य जितने भी प्रतिभागी हैं, पूजा पांडे जी हैं, आपका स्वागत है। पूनम सप्रा जी हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आलोक जी जुड़ चुके हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, या अपने कोई आपका तथ्य हो, कुछ आप कहना है तो सब आप कह सकते हैं। आकांक्षा जी, आपका बिल्कुल आवाज नेटवर्किंग समस्या है। सबका फंसने आवाज लगा आपकी बढ़िया। आ नहीं रही है। चलिए, अभी कितने लोग जुड़े हैं? चूंकि मौसम 9 इस लोग समय हैं। सर 9 लोग जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चलिए, अनिल जी भी आ गए। ना हम हैं। हैं? हम यहीं पर हैं। असल में ये मेरा ये जो बहुत तरह की ये जो जैसे यही है, एकदम परेशान किए रहती है। सुन लेना प्रोसेस। नहीं, ये भी नहीं सुनेंगे। नहीं वो हम यहीं पर हैं, पूजा थ्रू पांडे जी आउट का सब सुन रहे हैं। ठीक ठीक चल रहा है ना? जी बहुत अच्छा चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग चले गए हैं। तो हो चलिए, धीरे सकता है धीरे ठंड। शुरुआत हुई है। पहले 2 आदमी रहते थे, अब 10। जी बहुत बढ़िया सर, हमारे बीच में जी जुड़ गए हैं और अब देर लेकिन क्रम में आपका स्वागत है। और मैं सीधे अंकित राज जी से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो शिक्षक और लोकतंत्र, तो आप इस विषय को किस दृष्टि से देखते हैं? अंकित राज जी हमारे बीच में हैं। आप सहायक माध्यमिक शिक्षक हैं पलामू झारखंड से, और कार्यक्रम में आते रहते हैं। हम आपको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। श्री अंकित राज जी। सर नमस्कार सबको। माफी चाहूंगा, मुझे नहीं जानकारी थी कि इसमें मेरी ओर से भी कुछ कहा जाना है, और अभी मैं तुरंत आया ही हूँ, कहीं बाहर था। अगर मुझे 5 मिनट का समय दिया जाएगा तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक मैं प्रतिभा पांडे जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आकांक्षा पटेल जी हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल खुला मंच है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम उसमें कर सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है, और डॉक्टर तिवारी सर कह भी रहे थे कि कार्यक्रम को जिस स्थिति में हम देखना चाहते थे, शायद उस स्थिति में वो मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसीलिए बीच में सर ने अपने वक्तव्य के माध्यम से कार्यक्रम को मूवमेंट दिया भी, लेकिन चीजें अलग थलग तरीके से हुई। खैर कोई बात नहीं, सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, मंतव्य तो आते ही रहते हैं। तो आकांक्षा जी, आपके नेटवर्क अगर सही हो तो आप क्वेश्चन कर सकती हैं। प्रतिभा पांडे जी हैं, पूनम सप्रा हैं। आकांक्षा की अभी हाँ सर आवाज बोलिए। आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर है। मेरा हाँ सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, बोले। यस सर, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई, इतने टाइम के बाद आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों आई, और इसके आने के पीछे रीजन क्या था? और सबसे बड़ी बात कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो स्टूडेंट्स को बेनिफिट है, या फिर ये एजुकेशन पॉलिसी की आड़ में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेली जा रही है नेताओं की? आखिर क्यों हुआ ये सब? किससे पूछ रही हो? सर हमारा जो भी है आप रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर आपसे ही पूछ रहे हैं, तिवारी सर से। देखो, होता क्या है कि पॉलिसी तो समय समय पर चेंज होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ रोज बदल रहा है।
और बदलने के अनुसार ही कानून बनता है, नहीं तो इतना विकास होगा कैसे। ये तो ठीक है, लेकिन पॉलिसी एजुकेशन बड़ा ही संवेदनशील चीज होता है और हमारे संविधान निर्माताओं ने एजुकेशन को सुदृढ़ करने के लिए ही जन्म के साथ और मरण के साथ मरण तक इस पर टैक्स लगा दिए कि एजुकेशन हमारा कमजोर न हो। और किसी भी राष्ट्र का ये दायित्व होता है कि अपने पब्लिक को एजुकेशन दे। भारतवर्ष में जो आजकल एजुकेशन का जो पॉलिसी बन रही है वो राजनीतिकरण उसका ज्यादा हो रहा है, वो प्रचारात्मक है, विचारात्मक नहीं है। प्रचार करना है, उसमें उन्होंने सब कुछ कर दिया। जैसे हमारे मोदी जी ने एक बार कह दिया कि भारत आत्मनिर्भर हो गया, अब पूरा नेता चिल्लाने लगे आत्मनिर्भर, लेकिन हम लोग जहां हैं वहीं खड़े हैं, कोई आत्मनिर्भर अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति कहती है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री रहें, सेल्फ इंपॉर्टेंस मत दीजिए अपने आप को। प्रकृति तो एक दूसरे को सहयोग मांगती है, कोऑपरेशन पर चलता है। तो ये जो पॉलिसी बनी है उसको पढ़ने से कुछ ये है, कुछ उसमें प्लस पॉइंट है कि वो लोक के तरफ बात करती है, लेकिन लोक का अध्ययन का विकास तरीका क्या बनाया गया, उसके लिए शिक्षक चाहिए। उसके लिए जैसे हमारे निर्लिप्त जी भी बता रहे थे कि लोग विद्वता के बल पर अमेरिका इंग्लैंड जाते हैं, ऐसी नहीं, लोग विवशता में जाते हैं। अनिल जी से पूछ लीजिए, बैठे वहीं बगल में। जब यहाँ जॉब नहीं मिलती है तो बेचारों को बाहर जाना पड़ता है। मैं देखा हूं, फिर भी विदेशी जो है वहां इज्जत होती है बौद्धिक का। यहाँ मैं देखता हूं कि बौद्धिक की इज्जत नहीं होती है। अगर घर में कुछ पढ़ा लिखा आदमी है, अगर नौकरी नहीं पाया है तो सबसे बेकार इस दुनिया मानती है उसको। हमारे यहाँ कुछ दूसरा तरीका है, हमारे यहाँ की दूसरी मेंटेलिटी है। एक रिटायर प्रोफेसर थे, फिर हमसे बात कर रहे थे कि आजकल के लड़के जो हैं, तिवारी जी कुछ कर नहीं रहे, खाली हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। हमने कहा कि आप पेंशनर हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ। हम कहीं पेंशनवा हमको दे दीजिए 2 महीना के लिए, इसके बाद आप बोलिए कौन बोली बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि विद्रोह कुछ लोग करते हैं, आदमी जब विवश होता है तब विरोध करता है, जब सुखमय जीवन रहता है तो कोई विरोध नहीं करता। मोदी जी विरोध नहीं न करेंगे, कोविद नहीं न विरोध करेंगे। विरोध करेगा जिसको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। विरोध रेलवे में लड़के सब उनकी परीक्षा बिगड़ी है वो विरोध करेंगे। विरोध करेंगे जो भिखमंगा होंगे। जो ऊपर है वो विरोध क्यों करेगा भैया? विरोध नीचे वाला करता है, ऊपर वाला क्यों करता है? जिसको हक नहीं मिलता है वो विरोध करता है। वो पूछता है कि मैं मुट्ठी बांधकर पैदा हुआ, जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध आया, अब हमको दूध क्यों नहीं मिल रहा है? वो जो पूछता है तो सत्ता उसको अपने कब्जे में लेती है। अभी लोग नहीं जानते हैं कि सत्ता, आप जितने मंत्री हैं, जितने प्रकार के पास, अगर जिला परिषद हुआ, विधायक हुआ, मंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, उतने प्रकार के वो पेंशन ले रहा है। और जो हमारे आदमी 40-40 बरस मेहनत करके कर्मचारी में काम करते हैं, उनकी पेंशन रुक दी है। तो ये तो साफ दिखाई देता है कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सत्ता चलाता है तो उसका विरोध होता है। घर का मालिक अगर अपने लिए सत्ता चलाएगा तो उसका विरोध होगा, घर टूट जाएगा। भारतवर्ष में करीब करीब वही होता है। योगी दी प्रधानों के लिए मानदेय दे दिए, जिला परिषद को मानदेय दे दिए, वार्ड मेंबरों को मानदेय दे दिए, और शिक्षकों को मानदेय देना है तो कहते हैं कि पैसा नहीं। लैपटॉप बांटने के लिए पैसा है, मोबाइल बांटने के लिए पैसा है। जो कहते हैं ना कि मोबाइल सब लोग चला लीजिए, माउस को चला लीजिए, फलान। वो भी निर्लिप्त जी कह रहे थे, हमारे कॉलेज में 50% लड़कियों का एडमिशन इसलिए नहीं हुआ कि उसका बाप प्राइवेट सेक्टर्स में काम करता था, नौकरी छूट गई, फीस नहीं जमा किया, एडमिशन नहीं हुआ। तो 10,000 की मोबाइल कैसे चलाएगा? 400 रुपए ये कैसे देगा? भारत की अभी स्थिति बड़ी ही कमजोर है। जो इसके बारे में नहीं जानता है वही इस तरह की बात करेगा, जो कभी गरीबी नहीं देखा होगा,
कभी बेरोजगारी नहीं देखा होगा, वो उपदेश तुम्हें कोई नहीं देता होगा। तो शिक्षा पॉलिसी के नो डाउट कुछ पॉजिटिव है कि तुमको लोक की तरह ले गया है। इसको तुमको विषय चेंज करके, जो बाध्यता थी कि इस विषय से बीए करते हो तो इसी से एमए करना है, इन्होंने कह दिया कि नहीं, अगर आप किसी से बीए हो तो एमए किसी से कर सकते हैं। लिबरल बनाया है, स्वतंत्रता दिया है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है। और जब पढ़ाने के लिए व्यवस्था, हम ज्ञान लेकर करवे क्या करेंगे, शक्ति लेकर करवे क्या करेंगे, कि उसके प्रयोग करने के लिए हमको कोई तौर तरीका ही न सिखाया जाए। यही सबसे कमी बनी है। और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था प्रचारात्मक ज्यादा हो गया है, विचारात्मक कम हो गया है। जबकि शिक्षा को विचारात्मक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, क्रिएटिव सृजनात्मक होना चाहिए। वो इसमें नहीं है। इसमें अधिकतर चीजों को मैं देखता हूं कि इमिटेटिव हो गया और प्रचारात्मक ज्यादा हो गया है। यही इसकी भी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल आपने एकदम जमीनी हकीकत कही है, जो स्थितियां हैं। इस बीच में हमारे बीच में प्रोफेसर ओंकारनाथ उपाध्याय जी पधारे हैं। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ ही अंकित राज सर ने अपने हैंड रेज किए हैं, यानी वो तैयार हैं। तो हमारे बीच में श्री अंकित राज जी हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षक हैं, पलामू झारखंड से हैं। ओंकारनाथ उपाध्याय जी को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा, हमारे क्लास फेलो रहे हैं। अच्छा सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद है। भाई साहब, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का बस आपके आशीर्वाद के लिए मैं सोचा कि आपका आशीर्वाद प्राप्त करें नए साल में। अरे भाई, तो हम भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। अरे आप मेरे बड़े भाई हैं, ये आपकी बड़प्पन है ना। ऐसे कि तू सरकार में होगा, हम विपक्ष में है, तो बोलब तोहरे विरोध में ना। सत्ता के प्रेमी तैयार के लोग। वो तो अलग प्लेटफॉर्म है। वो तो वैचारिक प्लेटफॉर्म है। हम तो आपके विचार से बचपन से जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, ठीक। बिल्कुल सर। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में प्रोफेसर ओंकारनाथ उपाध्याय सर हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर अपना आशीर्वाद दें। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षक और लोकतंत्र, जिस पर कि काफी बहस हो चुके हैं। और अभी भी हमारे बीच में अंकित राज जी हैं और आप आ गए हैं, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं प्रोफेसर ओंकारनाथ उपाध्याय सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि शिक्षक और लोकतंत्र को किस दृष्टि से आप देखते हैं आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। देखिए, शिक्षक और लोकतंत्र, हमको लगता है कि इसको जो है अगर पर्यायवाची के रूप में देखेंगे तो समीचीन होगा। क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध होता है वह अन्योन्याश्रित होता है, वह रेसिप्रोकल होता है, वह वन साइडेड नहीं होता है। हाँ, आज जो शब्द राजनीति है इसका विद्रूपीकरण हो गया है। ये जो राजनीति है, यह शब्द ही अपने आप में प्रदूषण का पर्यायवाची हो गया है। और शिक्षक हमेशा राष्ट्र हित में, समाज हित में, परिवार हित में, व्यक्ति हित में काम करता है और वह अपने विद्यार्थियों से सीखता भी है। तो आज के परिवेश में इस लोकतंत्र में शिक्षक का महत्व इसलिए नहीं कम है कि सैलरी की दृष्टि से या संसाधनों की दृष्टि से, बल्कि विषय तो यह है
कि हम आत्म मूल्यांकन करें कि जो श्रेष्ठ स्थान समाज में हमें पहले मिलता था, आज उसमें कमी क्यों आई, स्खलन क्यों हुआ। संसाधनों की कमी है। जिस प्रकार से शिक्षा का में एलपीजी घुस गया है, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों छद्म भाव हैं। लिबरलाइजेशन से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो हमारा बहुत पहले से रहा है, आज भी है। तो और प्राइवेटाइजेशन का जो है, तो इससे शिक्षा का स्तर गिरा है, निस्संदेह गिरा है। और शिक्षा को अगर मंत्रालय के रूप में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह ही एक ऐसा मंत्रालय है जो कम को लाभ देता है, इसलिए इसको बहुत स्थान महत्व नहीं दे रहे हैं, दिए हैं। शिक्षकों को हमेशा राजनीतिक छद्म का दुष्प्रभाव झेलना पड़ा है। यदि किसी राष्ट्र की उन्नति अपेक्षित है तो उसके लिए शिक्षक का स्थान, उसके सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा और उसके संसाधनों का संपूर्ण होना यह नितांत आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत कम समय में आपने यह उद्घोषित किया कि निश्चित रूप से। द्विवेदी जी, प्रमोद कभी हमको दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, अभी तो जुड़ रहे हैं प्रमोद सर, नहीं दिखाई दे रहे हैं सर। अभी रह रह के झांक जा रहे हैं। मुझे लग रहा है जुड़ रहे हैं। अगर हाँ। डॉक्टर प्रमोद तिवारी सर उपस्थित हो तो थोड़ा सा हमें बताएं। ये V0209 से कोई जुड़े हैं, लेकिन सर तो नहीं दिख रहे हैं। प्रमोद अंकित सर राज से बोलवाइए, नहीं तो उनको फोन कर दीजिए। तब तक अंकित राज से बोलवाइए तो। ठीक 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 सर। क्योंकि तो 3-4 बार हमको दिखाई दिए स्क्रीन पर। जी 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 जी। तो प्रोफेसर ओंकार नाथ उपाध्याय सर ने बहुत ही कम समय में अपने बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य को प्रस्तुत किया। आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक और लोकतंत्र की स्थिति को उन्होंने व्यक्त किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमारे बीच में डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है और ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहा है। अगले वक्ता के रूप में श्री अंकित राज जी हैं, जिनके बारे में मैं बता चुका हूं कि आप सहायक शिक्षक पलामू झारखंड से हैं। सर आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज का जो टॉपिक है वो शिक्षक और लोकतंत्र, इसे आप वर्तमान समय में किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? तो श्री अंकित राज जी। अंकित राज सर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप वक्तव्य के लिए आमंत्रित हैं। जी, मेरा सादर नमन सबको। बेहद अफसोस है कि मैं महत्वपूर्ण हिस्से को सुन नहीं पाया, क्योंकि अकस्मात कुछ कारणों से मुझे बाहर जाना पड़ा था और अभी अभी आया। तो अवसर तो मुझे कम ही मिल पाया है सुन पाने का। हालांकि अभी अभी एक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रोफेसर तिवारी जी को सुना और स्वयं से अपने विचार रखते हुए प्रोफेसर उपाध्याय जी को सुना। इन दोनों में मुझे एक प्रश्न करना है जो मैं अंत में करूंगा, लेकिन मुझसे पहले कहा गया है तो हाल में हुए कुछ बातों को बीच में रखते हुए मैं अपनी बात कुछ रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो हाल ही में भारत के संसद में एक संसदीय समिति बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, पाठ्य पुस्तक समिति।
संसदीय कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसमें उसने कहा है कि पाठ्यपुस्तक में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जो आमतौर पर हमने देखा था कि एनसीईआरटी में कि बहुत टेक्स्ट बुक से बहुत सारा हिस्सा समाज का जो था कुंठित महसूस करता था, शायद उसे पसंद नहीं आता था। कई बार ये भी आरोप लगे हैं कि ये बाएं हाथ से लिखा हुआ साहित्य है या वामपंथी विचारधारा से प्रभावित साहित्य है, और भी तमाम तरह की बातें थी। क्षेत्रीयता को महत्व कम दिया गया था। इत्तेफाक से संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें एक कंप्लीट ओवरहॉल को एक्सपेक्ट किया है कि काफी बड़े बदलाव किए जाएंगे पाठ्यपुस्तकों में। ये तो हम कह नहीं सकते कि कितने बड़े बदलाव होंगे, लेकिन हो सकता है कि ये बदलाव अब आएंगे। इसमें इसके साथ साथ एक और चीज को साथ में रख करके देखने की गुजारिश करूंगा सबसे। अगर हम अपने संविधान की 7वीं अनुसूची पर गौर करें तो उसने पावर्स को बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा दिखाई देता है। उसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूचियां जो बनी हैं उसमें लगभग 76-77 के बाद से क्रमशः राज्य सूची के विषयों को उठा करके जो केंद्र की ओर डाला गया है, समवर्ती सूची में डाला गया है, जिसमें कि केंद्र ज्यादा प्रभावी रहा है और रहेगा भी। तो उसमें ऐसा लगता है कि शिक्षा का भी केंद्रीकरण ज्यादा हुआ है। पाठ्यपुस्तक जिसको डिजाइन किया जाता था राज्य स्तर पर, राज्य अपने हिसाब से डिजाइन करते थे। अभी मैं देख रहा हूं कि एनसीईआरटी की किताबें उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं और ऑलमोस्ट सेम बुक्स झारखंड में, बिहार में भी बहुत हद तक चल रही हैं। उसमें आंशिक चेंजेस दिखाई देते हैं, बहुत कम, यानी कि क्षेत्रीयता को बहुत कम ही देखा गया है। इस संबंध में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल श्री डॉक्टर विवेक देबरॉय का प्रकाशित हुआ था हाल ही में, संभवतः द हिंदू में था, जो मेरे सामने आया था। उसमें उन्होंने गुजारिश की थी कि क्या हमें अपने 7th शेड्यूल को फिर से देखने की जरूरत नहीं है, क्या हमें उसे रिवाइज करने की जरूरत है, उसके एक रिव्यू की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम जहां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखे हैं वहां पर एक पंचायत के स्तर की सूची स्पष्ट कर दें। और इसमें व्यक्तिगत रूप से जोड़ना चाहूंगी कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 8 तक का जो है वो तो निश्चित रूप से प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है पूरी तरह से पंचायत के स्तर तक होनी चाहिए। उसका कंप्लीट गवर्नेंस पंचायत के स्तर तक होना चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत केंद्र बहुत बार जो काम करता है राज्यों में, वो उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जो एक प्रकार से इंक्रोचमेंट है। तो अगर शिक्षा को लोकतंत्र के ढांचे में ही काम करना है तो शिक्षा के भी विभिन्न स्तरों को क्यों ना उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरी तरह से पंचायत स्तरीय समितियों को के हवाले कर दें और एक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो कि प्राइमरी एजुकेशन पर जितने रूल्स बनेंगे, चाहे वो पाठ्यपुस्तक होंगे या जो भी होंगे, उनके प्रशासन की सारी प्रक्रिया पंचायत स्तरीय समितियां करेंगी। हाँ, उसमें एक्सपर्ट जरूर रखे जा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के हिसाब से शिक्षा को चलना है अभी। तो क्या इसकी आवश्यकता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यहाँ विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, जरूर इस पर विचार करें और बताएं कि क्या अगर ऐसे परिवर्तन होते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन को हम पूरी तरह से पंचायत के स्तर तक दे दें और उसी तरह से हायर और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को हम स्टेट्स को दे दें और उसके ऊपर की पढ़ाई को केंद्रीय ढांचे के अंतर्गत रखें, तो क्या यह रिलेटिवली एक बेहतर ढांचा प्रस्तुत होगा या ये एक नए तरह का कंफ्यूजन या एनार्की क्रिएट करेगा? मैं चाहूंगा कि इस पर उत्तर देंगे। और इसके साथ साथ 2 प्रश्न मेरे हैं। पहला तो श्री उपाध्याय जी से है, जिन्होंने कहा था कि एजुकेशन को और नहीं, हाँ, शिक्षा को और लोकतंत्र को पर्याय के रूप में देखा जाना चाहिए या देखा जाता है। पूरे सम्मान के साथ इस बात से मैं बहुत हद तक असहमत हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी रहे न रहे, लोकतंत्र रहे न रहे, शिक्षा होनी चाहिए। और अगर शिक्षा रहेगी तो लोकतंत्र या उससे बेहतर भी कुछ विधियां हम इजाद कर सकते हैं। प्राचीन समय से अब तक देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं
जहां लोकतंत्र न होते हुए भी अच्छी शिक्षा प्रणाली है। तो हो सकता है कि मेरे अपनी समझ में मैं लोकतंत्र को शिक्षा का पर्याय नहीं देखता, बल्कि शिक्षा के सामने शिक्षा के द्वारा किए गए प्रयोग में से एक प्रयोग है जो वर्तमान समय में शिक्षा पर ही हावी होता दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र। जबकि लोकतंत्र, शिक्षा में लोकतंत्र को कार्यरूप देने की बड़ी अच्छी शक्ति है, लेकिन लोकतंत्र शिक्षा पर हावी होने लगे तो ये ठीक नहीं है। तो इस अर्थ में मैं शिक्षा को लोकतंत्र का पर्याय बिल्कुल नहीं देख पाता। उनकी एक और बात से थोड़ी असहमति है, जहां उन्होंने कहा है कि 1991 के बाद हमने जो नीतियां एलपीजी की अपनाई हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें से लिबरलाइजेशन ने शिक्षा के स्तर को कमजोर किया है। जहां तक मैंने सुना उन्होंने यही बात कही थी। इसमें भी सहमति मेरी कुछ कम है, क्योंकि जितने भी विश्व की लिबरल इकोनॉमीज हैं उन सब में लिबरलाइजेशन के बाद ही एजुकेशन बेहतर आया है। विशेष करके पश्चिमी यूरोप के देशों की चर्चा कर लें अथवा उत्तरी अमेरिका के सारे देशों की चर्चा कर लें, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जहां जहां लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वहां वहां एजुकेशन का स्तर अच्छा हुआ है, खराब होने की बजाय। तो इस अर्थ में अगर भारत में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और लिबरलाइजेशन ने एजुकेशन पर कोई असर डाला है, तो वो असर नकारात्मक है, ये मैं नहीं देख पाता। तो अगर होंगे उपस्थित तो इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि किन अर्थों में लिबरलाइजेशन इन इट्स ट्रू सेंस, किस अर्थ में उसने एजुकेशन को डाइल्यूट किया है या कमजोर बनाया है। और इतने ही के साथ अपनी बात में पूरी करता हूँ। धन्यवाद। सर, आपने क्वेश्चन, आपका बहुत बहुत पहले धन्यवाद। आपने क्वेश्चन तो बहुत सटीक और बहुत बेहतरीन तरीके से उठाया, लेकिन सॉरी कि प्रोफेसर उपाध्याय सर हैं नहीं, तो अगर डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर अगर कुछ कह सके, या आप हमारे बीच में अतिथि के रूप में प्रोफेसर अनिल प्रसाद सर हैं तो स्वागत है। हम इसको थोड़ा सा कहेंगे, जो पंचायती राज का इन्होंने जो जवाब कहा, पंचायती राज में कुछ हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि जब कल्याण सिंह उधर शिक्षा मित्रों का नियुक्ति शुरू किया और बिहार में भी शिक्षा मित्रों की शुरू किया, उस समय लालू प्रसाद यादव जी का सरकार थी, तो उसमें अनुभव मेरे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि नियुक्तियां प्रधानों को दे दिया, जो उनका चुनाव प्रचार करता था उसी को उन्होंने नियुक्त कर दिया। वहां उसकी शिक्षा दिमाग में नहीं थी, उसकी सत्ता दिमाग में थी, क्योंकि वहां वो लोकतंत्र के दुष्प्रभाव शिक्षक और शिक्षा पर पड़ रहे थे। तो ये अनुभव नहीं। हाँ, शिक्षक अगर ऊपर से नियुक्त होकर के आए तो फिर डेमोक्रेसी संकट में पड़ेगी, क्योंकि कहा जाएगा कि ऊपर से इम्पोज किए जा रहे हैं। तो और फिर उनकी सैलरी का विधान अगर यही प्रधान लिख करके देगा तो कहेगा ना कि प्रचार हमारा नहीं करोगे तो तुम्हारे वेतन में काट देंगे, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में होता है। क्योंकि आदमी का पॉजिटिव इंपल्स जो है बड़ा ही तगड़ा होता जा रहा है कंपटीशन के युग में, और आज के युग में पर्सनालिटी के जगह पर इंडिविजुअलिटी बढ़ रही है। ये रेनासा का ही दोष है। तो जो इंडिविजुअलिटी बढ़ेगी तो आदमी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कट जाएगा, जो आजकल मुझे देखने को मिल रहा है। वहां जो सोशल वैल्यूज है उसको हम ध्यान न दे करके अपने स्वार्थ की वैल्यूज को एक अपना सिद्धांत बना और अपने स्वार्थ को एक सिद्धांत बना ले। तो ऐसे में देखता हूं कि एजुकेशन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए एक कंट्रोलिंग बॉडी निष्पक्ष होनी चाहिए। हो सकता है कि गांव में एक अलग अच्छे लोग हों, लेकिन मतलब कैसे हम जांचेंगे कि लोग अच्छे हैं? कब परिवर्तन हो जाता है? उत्तर प्रदेश में अधिकतर मैं देखता हूं कि सिलेक्शन मैनेजमेंट कमेटियां पहले करती थी और नौटंकी देख ली। वहां तो जो पंचायत करते तो और नजदीक था, लीव वैकेंसी भी होती थी। लेकिन जब कमीशन में गया तो मैं देखता हूं कि करप्शन के युग में जब केंद्रीकरण होता है तो करप्शन और मजबूत हो जाता है, कमीशन और करप्टेड हो गया। तो एक कोई न कोई नया विकल्प निकालना पड़ेगा। उपाध्याय की बात जो हो रही थी लिबरलाइजेशन की, एजुकेशन को तो लिबरल होना चाहिए,
क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी का मतलब ही होता है कि आप लिबरल हो, क्योंकि लीबर नहीं होंगे, कट्टर नहीं होना चाहिए। लगता है कि उपाध्याय जी भाग गए क्या, उस संघ वाला अपना फॉर्मूला ले लिए। क्योंकि एजुकेशन जो होता है लिबरल नहीं होगा तो पढ़ा लिखा आदमी हो पे नहीं करेगा। क्योंकि सिर्फ आप अपने ही विचार को मत कहिए, आप दूसरे के विचार को सुनिए भी। क्योंकि अपना दिमाग तो खुला रखिए। दिमाग जब तक खुला नहीं रहेंगे तो फिर वहां एजुकेशन की कोई परिकल्पना ही नहीं होती। जब आज दिमाग खुला रहेंगे तभी आपके पास अनुभव आएंगे, तभी आपके पास दूसरा ज्ञान आएंगे, आप विभिन्न ज्ञानों को स्वीकार करेंगे, उनको पचाएंगे, एक नया बनाकर अपने को उगा लेंगे। तो लिबरल जो मामला फंसा प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में फंसा है। ग्लोबलाइजेशन में भी मैं बुरा नहीं मानता, चलो भाई तो ठीक है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में फंसा है। और प्राइवेटाइजेशन में इसलिए फंसा है कि सरकार अपने स्वार्थियों के लिए, जो स्वार्थी उसके सहयोगी है, माफिया है, कॉर्पोरेट घराना है, उनको दे दिया एजुकेशन को बिजनेस बनाने के लिए। तो एजुकेशन व्यापार का चीज नहीं होता है, विचार का चीज होता है। जब आप विचार नहीं तो व्यापार लिया, और व्यापारी के पास पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, माल जैसे भी प्रोडक्ट कर दे। तो जब आपको, तो व्यापारी ने क्या किया कि आपको एक व्यक्ति के रूप में न लेकर के वस्तु के रूप में ले रहा है। ये आपके एजुकेशन का संकट बना जा रहा है। यहाँ डेमोक्रेसी तो संकट में पड़ रही है कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम से मैं नहीं ले रहा हूँ, डेमोक्रेसी एक स्पिरिट से ले रहा हूँ, एक भावना डेमोक्रेसी का होना चाहिए। तो एजुकेशन दोनों संकट में पड़ रहा है। और बार बार मैं कहता हूँ कि आजकल लोगों ने हटाकर तंत्र को दे दिया, और तंत्र जो है कभी डेमोक्रेटाइज लोकतांत्रिक होता ही नहीं। संकट यही आके आपके पास पड़ी। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने एकदम तथ्यात्मक चीज किया कि लोकतंत्र में लोक को हटाकर सिर्फ तंत्र दिखाया जा रहा है, उसकी स्थिति को व्यक्त किया जा रहा है। बिना लोक के तंत्र हो नहीं सकता। निश्चित रूप से तथ्यात्मक वक्तव्य और बहुत ही शोचनीय चीज है ये। और मुझे लगता है कि श्री अंकित राज जी के क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से बता दिया। इसी बीच हमारा टाइमिंग चूंकि थोड़ा कम है, हमारे बीच में डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह जी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनसे भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। तो डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह जी से आग्रह है कि आप शिक्षक और लोकतंत्र है। तो अरे प्रमोद जुटे हैं, प्रमोद जरा देख लीजिए, प्रमोद भी जुटे। नहीं सर, प्रमोद जी नहीं है। जी सर, तो हैं। हाँ दुबे जी, नमस्कार। प्रमोद जी आ गए। सर हेलो। अच्छा बुलवाइए, तब तक दिनेश जी को बुलवाइए, मैं देखता हूँ प्रमोद जी। जी मेरी आवाज जा रही है क्या? जी जी बिल्कुल 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 सर। आप आज का जो टॉपिक है वो शिक्षक और लोकतंत्र है। तो आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक और लोकतंत्र को कैसे लेते हैं, किस तरीके से? भाग दौड़ में अभी टाइम मिला है, मैंने सोचा जुड़ लूं, आखिर आप कहेंगे कि जुड़े नहीं, तो बड़ा अच्छा है सर। आपने जो टॉपिक दिया है लोकतंत्र, शिक्षक और लोकतंत्र, बहुत ही सारगर्भिक टॉपिक है। और मैं जहां तक समझता हूं कि हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। इस पंक्ति में यही बोध होता है कि गुरु सर्वोपरि है। गुरु से बड़ा और किसी का स्थान नहीं है, यानी शिक्षक से बड़ा और कोई नहीं है। वही सब कुछ है, भगवान भी है, माता पिता भी है और मार्गदर्शक भी है। तो तंत्र चाहे कोई भी हो, फिलहाल एक तंत्र ऐसा था जहां गुरु को बहुत अहमियत मिलती थी। शिक्षक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता था उस जमाने में, यानी राजतंत्र की बात मैं कर रहा हूँ। उस जमाने में शिक्षक किंग मेकर हुआ करता था। वह इतना प्रभावी होता था कि सत्ता पलट देता था। लेकिन आज जो लोकतंत्र है, अगर उस तंत्र की बात करें तो यहाँ शिक्षक कई प्रकार के हो गए हैं। यह तंत्र की विशेषता है, समझ लीजिए कि यहाँ शिक्षकों को कई ग्रुपों में बांट दिया गया है। जैसे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अतिथि शिक्षक, पैरा टीचर, तमाम तरह के नए नए नाम दे दिए गए हैं, अनुदेशक। ये सब इस तंत्र की विशेषता है, जिसकी वजह से जिसके कारण
अब शिक्षक किंग मेकर की भूमिका में नहीं रहा, अब आपस में ही अपनी समस्याओं में जूझने में अपना समय बिता दे रहा है। तो समय समय पर शिक्षक की भूमिका बदलती जा रही है और हमको लगता है कि प्रजातंत्र में किंग मेकर शिक्षक रहा है। लोकतंत्र में जो किंग यानी शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठे हैं उनको लगा कि यह ठीक नहीं है, तो उन लोगों ने शिक्षकों को इस स्थिति में ला दिया कि आज शिक्षक अपने को भी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, बहुउद्देशीय कर्मी की तरह दिखाई दे रहे हैं, जहां उनके ऊपर नाना प्रकार के कार्य, नाना प्रकार के, अब शिक्षा की बात अलग है, लेकिन शिक्षक की जो भूमिका है वह नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से हमारी शिक्षा प्रणाली भी प्रभावित हो रही है और शिक्षक का एक गरिमा, जो एक मान मर्यादा है, वो भी प्रभावित हो रहा है। अब इसमें चूंकि हम और कुछ नहीं कह सकते, समय की बात है और हमारे मार्गदर्शक गुरुजन वृंद यहाँ उपस्थित हैं, उन सबकी बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं भी बहुत व्यवस्थित भी नहीं हूँ, अभी भी मोटरसाइकिल चला के आया हूँ, तुरंत मतलब जुड़ने का प्रयास किया हूँ, जुड़ भी गया। हमको लगा कि बंद हो गया होगा, लेकिन अभी तक है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जुड़ गया। इन्हीं शब्दों के साथ द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर हैं। सर से मैं बताना चाहूंगा कि जो आप देख रहे हो पूनम सप्रा और प्रतिभा पांडे हैं, प्रमोद कुमार तिवारी सर नहीं जुड़ पाए हैं सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि कार्यक्रम को फिर यहीं से समाप्त किया जाए, क्योंकि सारे वक्ता हो गए और किसी के क्वेश्चन है नहीं, तो अनिल जी को कहिए कुछ टिप्पणी करना है। हाँ जी, ये उदारीकरण के विषय पर अगर आप अगला प्रोग्राम उदारी शिक्षा में उदारीकरण जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी नहीं आती है और इस पर एक